जेएनयू में एक लड़की रहती थी, इसकी भूमिका आपने क्या किस उस पर देखी? क्या आपने उस दौरान अपनी प्रतिभा के साथ जिस तरह का प्रतिरोध होता रहा, क्योंकि जेएनयू को हम दूसरी तरीके से जानते रहे हैं, जेएनयू के बारे में तो आंदोलन, भारत विरोधी प्रदर्शन के तौर पे जानते रहे हैं, आपने जो देखा, आपके साथ जो हुआ, उसकी एक संक्षिप्त कुछ कहानी हमारे दर्शकों को भी सुनाएं, जिन्होंने की किताब पढ़ी भी है और जिन्होंने संभवतः नहीं पढ़ी है। ज़रूर, धन्यवाद अनुराग। सबसे पहले इस सभागार में उपस्थित अपने सभी भाइयों बहनों और पीछे जो युवा तरुणाई मुझे दिखाई दे रही है उसको सादर नमस्कार। गुजरात की ये धरती मेरे लिए बहुत विशेष है। मैं पांचजन्य परिवार को साबरमती संवाद के लिए, आमंत्रण के लिए हृदय से आभार प्रेषित करती हूँ और ये बताना चाहूँगी कि मेरा उपन्यास जेएनयू में एक लड़की रहती थी गुजरात में बड़ा सम्मानित हुआ। गुजरात साहित्य अकादमी ने मेरे उपन्यास को गुजराती में अनुवादित करके जेएनयू में आकांक्षा नाम से प्रकाशित किया। आप में से बहुतों ने हो सकता है इसे गुजराती में पढ़ा भी हो। यहाँ का बेस्ट सेलिंग नॉवेल ये रहा है। और पांचजन्य परिवार को इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगी कि मेरे इस उपन्यास का पहला रिव्यू पांचजन्य परिवार द्वारा ही लिखा गया और प्रकाशित किया गया। हमारे इस सत्र का जो टॉपिक है वो है प्रतिभा और प्रतिरोध, और यही मेरे उपन्यास का केंद्र बिंदु भी है। और इसके पहले कि मैं अपनी बात रखूं, उपन्यास क्यों लिखा, किस परिवेश में लिखा, इसमें मैंने क्या लिखा है, पीछे जो मेरे भाई बहन थोड़ा शोर मचा रहे हैं उनको 4 पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। यहाँ 3 नारी शक्ति बैठी हुई है, ज़रा ध्यान दीजिए। तो ये जो भारतीय स्त्री के परिप्रेक्ष्य में जब प्रतिरोध की बात आती है तो वो कहती है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। ध्यान से सुनना, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। तुम हालातों की अग्नि में जब जब भी मुझको झोंकोगे, ये सारी भारतीय स्त्रियों को समर्पित है। तुम हालातों की अग्नि में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तपकर सोना बनूंगी मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। क्या बात। तो प्रतिभा और प्रतिरोध की जब बात आती है, आज जेएनयू में पढ़ाती हूँ। मैं बहुत साल जेएनयू में छात्रा रही हूँ। मैंने मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी जेएनयू से किया है। बहुत लंबा समय कैंपस में बिताया है। छात्र संघ की सदस्य रही हूँ। चुनाव लड़ा है, जीता है। सौभाग्य की बात यह कि कभी रॉन्ग साइड नहीं गई। मेरे पैनल मेट यहाँ बैठे हैं, प्रफुल्ल केतकर, हमेशा राइट साइड पर रही। बड़ा सौभाग्य रहा मेरा। लेकिन जब ऐसी प्रतिभा कैंपस में आती है जो वामपंथ का विरोध करती है, तो उसका प्रतिरोध होता है। उसका प्रतिरोध कैसे होता है? तो सबसे पहले हमें समझाया जाता है कि भाई अगर आपको इलीट कहलाना है, आपको इंटेलेक्चुअल कहलाना है, आपको फेमिनिस्ट बनना होगा, आपको फेमिनिज्म के मायने समझने होंगे, उसके लिए आपको अपनी संस्कृति को छोड़ना पड़ेगा, परिवार को छोड़ना पड़ेगा, पहनावे को छोड़ना पड़ेगा, आपको कूल बनना पड़ेगा, मॉडर्न बनना पड़ेगा, मैं कहूँ झोला छाप बनना पड़ेगा। और जब हम उसका प्रतिरोध करते हैं तो हमारा प्रतिरोध कैसे होता है? पहले समझाया जाता है, ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती है, उसके बाद हमें धमकियाँ मिलनी शुरू होती हैं। तो सेंटर के लेवल पर ये पूरा नेक्सस है। प्रोफेसर्स के द्वारा भी बड़े कड़े शब्दों में हमें चेताया जाता है, वी मे रूइन आवर करियर। मुझे ये कहा गया। हॉस्टल में हमारा बाइकआउट किया जाता है। मैं खाना खाने बैठती थी जब चुनाव लड़ रही थी। आपको प्रोफेसर्स बोलते थे कि हम आपका करियर बर्बाद कर देंगे। बिल्कुल, आपका करियर बर्बाद है यदि आप राइट के रास्ते पर हैं, यदि आप वामपंथियों के साथ नहीं हैं। इफ यू आर नॉट अ लेफ्टिस्ट, यू हैव ऑलरेडी रूइंड योर करियर। और मैंने तो चुनाव लड़ा था, तो उसके बाद हॉस्टल में एक अलग लेवल का प्रतिरोध झेलना पड़ा। मजाक उड़ाया जाता था, ये गंवार है, बाइकआउट किया जाता था। भाई आप तो फेमिनिस्ट हैं, आप कहती हैं जिस महिला को जैसे रहना है वो वैसे रह सकती है, मेरी ये मर्जी है, ये मेरी विचारधारा है, तो आप मुझे मेरे तरीके से क्यों नहीं रहने देते? लेकिन वो अलाउड नहीं है। और फिर उसके बाद तरह तरह से परेशान करने के काम किया जाना। टीवी रूम जाएंगे तो आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, आप खाना खाने बैठेंगे आपके साथ के लोग उठ जाएंगे, तो बड़ा ह्यूमिलिएटिंग लगता था। और मेरे साथ तो अनुराग जी ये भी हुआ है, मैं जब चुनाव लड़ रही थी, मेरे घर मेरे प्रतिष्ठान के एक बहुत प्रतिष्ठित लेफ्टिस्ट प्रोफेसर ने फ़ोन किया और मेरे पिताजी को कहा
कि आपको पता नहीं है आपकी लड़की गुंडों की पार्टी से चुनाव लड़ रही है। मेरे पिताजी ने पूरी बात बड़ी शांति से सुनी और मेरे पिताजी ने कहा चिंता ना करें, मैं भी एक गुंडा हूँ। और फिर उन्होंने मेरी माताजी को कैंपस भेजा। उस समय के मेरे साथी इस बात को जानते हैं, मेरी माँ पूरे चुनाव के दौरान जेएनयू में रही ताकि मैं आराम से चुनाव लड़ सकूं। बहरहाल मैं चुनाव लड़ी, जीती। आगे दूसरे स्तर पर मुझे प्रतिरोध झेलना पड़ा। जब पास आउट हुई तो जहाँ जहाँ इंटरव्यू देने गई वहाँ मुझे पूछा गया, ये सवाल पूछा गया, यू आर द सेम गर्ल हु कंटेस्टेड इलेक्शंस फ्रॉम ABVP ना। और फिर मुझे बहुत वर्ष इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन मैंने भी ठान ली थी अब पढ़ाऊंगी तो जेएनयू में। तो 1914 में मोदी जी दिल्ली आए और उसके बाद मैं जेएनयू कैंपस। जेएनयू में कुछ बदला उसके बाद? जितनी प्रतिभा, आपने एक अच्छा जवाब उनको दिया कि उन्होंने आपको प्रोफेसरशिप लेने से रोका, डिनाई किया। अभी कुछ स्थिति बदली है या फिर अभी भी वहीं पर ऐसे लोग हैं? देखिए, जब हम वामपंथ के दुष्चक्र को देखते हैं तो एक बहुत ही हमें समझने की बात है कि एक जटिल और एक बहुत ही सधा हुआ, बहुत ही आपस में वेल निटेड फ्रेमवर्क है। ये एक पूरा सिस्टम है। इसमें प्रोफेसर्स भी हैं, इसमें NGOs भी हैं, इसमें राजनीतिज्ञ भी हैं, इसमें मीडिया कर्मी भी हैं, इसमें विद्यार्थी भी हैं और ये आपस में बहुत यूनाइटेड रहते हैं। तो जब किसी भी गांव से, देहात से, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से, छोटी जगहों से हमारी प्रतिभाएं जब यहाँ पहुँचती हैं, निश्चित तौर पर बुद्धिमान होती हैं, एंट्रेंस क्लियर करके पहुँचती हैं। तो जो ये वामपंथ का दुष्चक्र है, ये पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। मैंने अपने उपन्यास में अपनी मुख्य पात्र की जो कहानी लिखी है वो ऐसे ही एक छोटी सी जगह से जेएनयू पहुँचती है, वामपंथियों के हाथ पड़ती है, धड़ाम से गिरती है, पर फिर मैंने प्रतिभा का प्रतिरोध बताया है क्योंकि मैं वामपंथियों की जीत किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मेरी मुख्य पात्र फिर उठती है, प्रतिरोध करती है और जीतती है। और इस पूरी प्रक्रिया में फिर वो सवाल पूछती है, तो वो उन प्रोफेसर्स से सवाल पूछती है। इसीलिए आज कुछ स्थितियां बदली। वो प्रोफेसर्स से पूछती है कि आप अपने बच्चों को क्रांतिकारी क्यों नहीं बनाते, आप अपने बच्चों के हाथों में झोला क्यों नहीं पकड़ाते, आप अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड, येल और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ पढ़ने क्यों भेजते हैं, और हम लोग जो इतनी मेहनत करके जेएनयू जैसी जगह पर आए हैं, आप हमको गांजा, झोला और क्रांति की मशाल क्यों पकड़ा देते हैं। इससे कुछ बदलाव आया। दूसरी चीज़ अनुराग, एक सवाल पूछने की है सूडो सेक्युलर्स से और एक सवाल पूछने का है उन लोगों से जो लव जिहाद को और कन्वर्जन्स को बढ़ावा देते हैं इन प्रतिभाओं को ट्रैप करके। तो जब हम वामपंथ को देखें तो पूरा दुष्चक्र, जिसमें वामपंथ भी है, अलगाववाद भी है, इसमें नक्सलवाद भी है, इसमें लव जिहाद की समस्या भी है, इसमें कन्वर्जन की समस्या भी है। हमारी एक शीला कब शकीला हो जाती है उसको स्वयं को नहीं पता चलता, और जेएनयू में ये कहानियाँ बहुत सारी हैं जो हमने देखी है। तो इसमें सवाल पूछने की आवश्यकता है। आप सवाल पूछिए कि कम्युनिस्ट और जिहादी जेएनयू कैंपस में एक कैसे हो जाते हैं। ये कम्युनिस्ट वैसे तो सेक्युलर होते हैं, पर जब रोज़ा रखते हैं तो वो सेक्युलर है, लेकिन अगर हम दुर्गा पूजा करा दें तो वो कम्युनल हो जाता है। अगर मैं इनकी ईद का सेवई खाऊं तो बहुत अच्छी बात है, मैं सेक्युलर हूं, लेकिन मेरी पूजा का प्रसाद हराम कैसे हो जाता है। ये कम्युनिस्ट जो हैं, ये चाहे हमारा मेस हो या टीवी रूम हो या कोई हॉल हो या गार्डन हो, वहाँ नमाज पढ़ते हैं तो वो सेक्युलर है, लेकिन यदि हम अपने कमरे में भी हॉस्टल के एक दिया जला लें तो हम कम्युनल कैसे हो जाते हैं। और यदि टोपी लगाकर आप क्लासरूम में चले जाएं तो वो सेक्युलर कहलाता है, कोई प्रोफेसर किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन यदि मैं टीका लगाकर पहुंच जाऊं तो मैं कम्युनल हूं। हरा रंग पाक है लेकिन भगवा रंग सांप्रदायिक है। ये सवाल हमारी प्रतिभाओं ने कैंपस में पूछना शुरू किए हैं और इसकी वजह से अब एक बड़ा बदलाव भी देखने को हमें मिल रहा है।